बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिवली भी मुतासिर कर सकते हैं, नेगेटिवली। पॉजिटिव मुतासिर ये है कि इनसे हमें फ़ायदा पहुंचता है, और नेगेटिव ये है कि इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। तो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव इनके इफेक्ट्स या गेन्स क्या हैं बैक्टीरिया से, हमारी इकोनॉमी को बेहतरी कैसे मिलती है। इंडस्ट्री का जिक्र हुआ था, उसी में कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे जिस्म में, सिर्फ हमारे नहीं, हमारे पालतू जानवरों के जिस्म में, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहकर वहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? खुराक के अज्जा यानी बायो एलिमेंट्स। तो बहुत सारे जानदार हैं जैसे गाय, भेड़, बकरी वगैरह, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते। तो बैक्टीरिया की बड़ी अक़साम हैं जो उनके जिस्म में रहते हैं, सेलुलोज डाइजेस्ट करके उनको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे अपने जिस्म में कुछ बैक्टीरिया प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड बनाने में मदद करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करके ग्लूकोज वगैरह बना के हमें देते हैं। तो इनकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की असिस्टेंस भी होती है, और बैठे बिठाए कुछ चीज़ें डाइजेस्टेड होकर हमें मिल जाती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स का जिक्र था। दूसरा है एंटीबायोटिक। अच्छी तरह ये समझ लें, ये बहुत इस्तेमाल होने वाला नाम है। एंटीबायोटिक वो केमिकल्स या वो मेडिसिन्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड आर यूज्ड टू किल हार्मफुल लिविंग थिंग्स। जानदारों से हासिल किए जाते हैं और नुकसानदेह जानदारों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दवाई कहलाती है। एंटीबायोटिक्स उन दवाइयों को कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के हुसूल के अभी तक सिर्फ दो सोर्सेस इंसान को दरियाफ्त हुए हैं, या तो ये बैक्टीरिया से मिलते हैं या फंजाई की कुछ अक़साम से मिलते हैं। इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो बैक्टीरिया आर अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और इस वक्त तक की सबसे मुअस्सर इफेक्टिव मेडिसिन में एंटीबायोटिक सर्वफहरिस्त है। बल्कि ये कहना चाहिए कि जब से एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए हैं और इनका इस्तेमाल इंसान ने शुरू किया है, हेल्थ बहुत बेहतर हो गई इंसान की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई, सेहत भी बेहतर हुई। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बैक्टीरिया का हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने। इसके बाद है बायोगैस। बायोगैस किसे कहते हैं? ये है असल में मीथेन, CH4। यही मीथेन गैस है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये एक तो फॉसिल फ्यूल के तौर पर भी कुदरती तौर पर नेचर में मौजूद है, जहां लाखों करोड़ों साल पहले मरे हुए जानदारों के जिस्म से एक्सट्रैक्शन हुई है। अब इंसान ने इनको मौजूदा दौर में बनाना शुरू किया है। मैं सिंपल सा मैकेनिज्म बताऊं तो एक बड़ा सा टैंक या कुआं खोदा जाता है, जहां डंग, जानवरों का गोबर, इंसानों का गोबर और गार्बेज या कचरा इसमें डाल दिया जाता है। फिर इस टैंक को बंद किया जाता है एयर टाइट, और अंदर एनएरोबिक माहौल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर छोड़े जाते हैं आर्किया। आर्किया को हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन ये एक बैक्टीरिया की टाइप थी। ये जब मिथेनोजेनेसिस करते हैं, यानी अपनी एनर्जी की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस कचरे को ये प्रोसेस करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, तो इससे CH4 गैस प्रोड्यूस होती है। इस गैस को पाइप्स के जरिए आप घरों तक लाते हैं और घरों में इसको फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। तो इसके डबल फायदे हैं। सर, कोई बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता मीथेन के? नहीं, ऐसा कोई हार्मफुल बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका डबल फायदा ये है कि एक तो कचरा ठिकाने लग गया, दूसरा आपको फ्यूल का एक मुतबादिल मिल गया। इस वक्त फ्यूल हम रिवायती फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो हम गैस इस्तेमाल करेंगे, उसके भी रिजर्वायर ख़त्म होने के करीब आ गए, या हम जंगल काट के इस्तेमाल करेंगे, वो भी एक अलग इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड है। इससे एनवायरनमेंट को बेहतरी मिलती है, क्योंकि आप कचरा भी साफ कर रहे हैं और बायोगैस भी बनाते हैं। जो चीज़ बचेगी उसको खाद के तौर पर भी यूज़ करें। प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक के अलावा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, वो ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया मोहब्बत में आपको करके दे रहे हैं बायोगैस, और इस तरह से हमारे कई मसाइल हल करते हैं। इसके बाद एक और ये आजकल इस्तेमाल होना शुरू हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, ये है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन साइंसदानों ने बड़े
तजुर्बात किए मुख्तलिफ तरह से। इसमें इस टेक्निक को सबसे बेस्ट पाया। फिर कभी मौका मिलेगा सेकंड ईयर में तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में बताऊंगा पूरी तफसील। आज मैं डायरेक्ट बताता हूँ। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या है? मुख्तसरन ये एक बैक्टीरिया है, फर्ज करें इसका जीनोम है, इसका डीएनए। आपने क्या किया, किसी इंसान या पौधे का अपनी मर्जी का कोई जीन इसमें इंसर्ट किया। इंसर्ट होने के बाद अब ये कहलाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, और जो जानदार कहलाएगा वो होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ कहलाएगा। मसलन इंसान के इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन हमने इधर डाल दिया। अब क्या करें, इस बैक्टीरिया को एक टैंक या तालाब में छोड़ दें। यहाँ ये रिप्रोडक्शन करके अपनी तादाद भी बढ़ाएगा, साथ में हमारे इस जीन की प्रोडक्ट यानी अगर ये इंसुलिन का था तो ये इंसुलिन भी प्रोड्यूस करेगा। तो सुबह तक समझो कि टैंकी भर गई है ऐसे बैक्टीरिया से। जिन सब ने क्या किया था, इंसुलिन प्रोड्यूस किया। आप आधे बैक्टीरिया निकाल के उनसे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करें, आधों को उधर रहने दें। इंसुलिन को आप प्यूरिफाई करके मार्केट में भेज दें इस्तेमाल के लिए। जो बाकी बैक्टीरिया थे वो फिर डिवाइड होकर दूसरे दिन तक फिर भर जाएंगे। तो एक दफा आपने मेहनत की थी, उसके बाद इसकी प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं। इसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। इस टेक्निक के जरिए सिर्फ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन इंसान प्रोड्यूस करने लगा है, जिसमें ज्यादातर मेडिसिन हैं। इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, और पता नहीं क्या क्या कई विटामिन हैं, इस तरह बनाए जा रहे हैं। तो ये था जी एक सिंगल सेल प्रोटीन का हिसाब। अब इसके बाद बैक्टीरिया को रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च क्या है? साइंसी तहकीक, नई नई चीजें बनाने की कोशिश। इसमें एक हवाला दिया गया है, ये आप जरा सुन लें। डीएनए को हम क्या कहते थे, नाम देते थे इसके काम की वजह से, मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये बात हमें कैसे पता चली? मैं आपको बैक्टीरिया की सेक्स और रिप्रोडक्शन, खासतौर पर ट्रांसफॉर्मेशन का एक हवाला दिया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट करके कहा था कि मरे हुए बैक्टीरिया से कोई चीज जिंदा बैक्टीरिया में मुंतकिल हुई है, कहा था ना। तो वो क्या चीज थी? वो दूसरे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूफ हो गया था कि वो डीएनए था। गोया इसका मफहूम ये है, जब एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो हो जाते हैं तो इन डॉटर बैक्टीरिया में पेरेंट की जो भी खूबी मुंतकिल होती है वो खूबी डायरेक्ट मुंतकिल नहीं होती, बल्कि वो डीएनए के जरिए मालूम होती है। और ये हमें मालूम, ये राज डीएनए मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस है, ये राज हमें कैसे पता चला? बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करके पता चला। तो बैक्टीरिया पर एक्सटेंसिवली रिसर्च हो रही है। रिसर्च होने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि इसको लैब में ग्रो करना बड़ा आसान है। आसान भी है, सस्ता भी है। आप एक बेल की परवरिश करें, एक बैक्टीरिया को पालें तो जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? इसको स्पेस भी कम चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम चाहिए, और कम खर्चे पे बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। तो रिसर्च के लिए साइंसदान इनको प्रेफर करते हैं बैक्टीरिया को। एक तो लाइफ साइकिल शॉर्ट, उसकी वजह से रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है, स्पेशली जेनेटिक रिसर्च के लिए। तो जेनेटिक रिसर्च के लिए बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लाइफ की दीगर रिसर्चेस में भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है यूजेस इन टेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया को आजकल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। मैं पहले 3 अल्फाज का फर्क बता दूं आपको। ये अल्फाज मिलते जुलते हैं, अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। आपने इस पर गौर करना है, सिर्फ सवाल फिलहाल ना करें। ये इसलिए कह रहा हूं कि एक वक्त आएगा मैं आपको ये तफसील से बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। साइंस का मतलब है कुदरत का छुपा हुआ कोई राज, उसको एक्सपोज करना, रिवीलिंग अ सीक्रेट। एक कुदरती राज है जिसको आपने अफशा किया है, एक्सपोज किया है, ये साइंस है। उस अफशा शुदा राज का इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी कहलाता है, और उस टेक्नोलॉजी के लिए बेहतरीन डिजाइनिंग इंजीनियरिंग कहलाती है। एक मिसाल सुनने बस ये समझ में आए। सतपारा लेक में पानी है, झील ऊंचाई पे है,
बहुत अरसे तक आपको पता नहीं चला। फिर एक दिन आपको पता चल गया कि अगर इस झील के पानी को हम नीचे छोड़ दें तो ये चल पड़ेगा, और इस चलते हुए पानी की मदद से हम टरबाइन बनाकर, टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। तो आपने पानी को रोका, कंट्रोल तरीके से बहाया, डिजाइनिंग की ना, ये इंजीनियरिंग थी, कंस्ट्रक्शन जो की इंजीनियरिंग की, और जैसा आपने सोचा था उसी तरह से वो अपरेटस फिट किए तो सचमुच बिजली पैदा हुई। तो पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है, एक राज था, साइंस थी, उसको अपने मफाद में कैसे इस्तेमाल करें ये टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए जो डिजाइन मुरतब किया आपने वो इंजीनियरिंग थी। अब यहाँ आ जाए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स प्रोसेस और इट्स सिस्टम फॉर ह्यूमन वेलफेयर। किसी जानदार के पूरे वजूद को या उसके किसी सिस्टम को या उसके छोटे से किसी काम को इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। और बैक्टीरिया को इस बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया है, यानी इंसान आज इस हद तक आगे आ चुका है रिसर्च में कि बैक्टीरिया जो किसी ज़माने में देख ही नहीं सकते थे हम, उसको न सिर्फ देखा, पाला पोसा, कंट्रोल किया, हुक्म दिया, अब वो हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी चीज़ें कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हुआ ना बैक्टीरिया। कौन कौन से टेक्नोलॉजी में? वह यहाँ चंद मिसालें हैं। मसलन एनहांस प्लांट प्रोडक्शन या प्लांट प्रोटेक्शन। देखें, पौधों को इंसान शुरू से डील करता रहा है, काश्तकारी करता है, अपनी मनपसंद या अपने मुफीद पौधे खुद उगाता है। लेकिन आप ये जानते हैं पाकिस्तान में मैदानी इलाकों की ज़मीन से 3 फसलें हासिल होती हैं, पहाड़ी इलाकों की ज़मीन से 1 फसल हासिल होती है। वजह, इन पहाड़ों में सर्दी ज़्यादा होती है, सर्दियों में पानी फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया इंसान ने डिस्कवर किए जो पौधों के अंदर रहते हैं, बहुत सारे पौधों की जड़ों में, और वहाँ वो लिक्विड वाटर को पानी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जिंदगी का मसला पैदा हो जाता है। आइस क्रिस्टल्स बनते हैं जो प्लांट के वजूद को तबाह कर सकते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर करके क्या किया? एंटी फ्रॉस्ट बना दिया। अब वो आइस क्रिस्टल को लिक्विड वाटर में तब्दील करते हैं। तो फ्यूचर में ये इम्कान है इस टेक्निक के जरिए आपके इलाके में बर्फ के ऊपर फसलें उगेंगी। अभी हम सोच सकते हैं बर्फ के ऊपर फसल उगेगी, लेकिन इस टेक्निक के जरिए ये मुमकिन है कि बर्फ के ऊपर भी फसलें उगाई जाएंगी। इसी तरह पौधों पर मुख्तलिफ तरह के पेस्टिसाइड्स हमला करते हैं, कभी जड़ी बूटियां मुकाबला करती हैं, कभी वायरस अटैक करते हैं, कभी फंगस। तो इन बैक्टीरिया के जरिए ऐसे बैक्टीरिया बना के पौधों के अंदर आपने डाल दिए हैं जो इन सब का मुकाबला करते हैं। तो आपको फ्यूचर में गोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैक्टीरिया खुद करेंगे। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया खाद के तौर पर काम करेंगे, खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बैठ के पौधों की जरूरत की हर चीज फराहम करेंगे और पौधों को प्रोटेक्ट भी करेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन से भी, दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से भी बचाएंगे। तो अपने लिए कितना इस्तेमाल किया आपने बैक्टीरिया का, ठीक हो गया। ये प्लांट्स के हवाले से था। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या है? रेमेडी इलाज को कहते हैं। इस वक्त इंसान ने माहौल को बहुत डिस्टर्ब किया है। सराउंडिंग ऑफ एनीथिंग, एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। उस एनवायरमेंट में सॉइल भी है, वाटर भी है, एयर भी है। अगर एयर पोल्यूटेड हो गई, वाटर पोल्यूटेड हो गया, जमीन पोल्यूटेड हो गई, तो इनमें से किसको साफ करना आसान है आपके ख्याल में? जमीन। झाड़ू लगाओ, साफ हो जाएगी ना। पानी गंदा हो गया, गदला हो गया, तो कैसे साफ करें? फिल्ट्रेशन के लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हवा गंदी हो गई तो उसको कैसे साफ करें? लेकिन ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए जिनको हवा में छोड़े, हवा में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको खा के खत्म करेंगे। और इसका भी इंतजाम किया कि अगर वो पोल्यूटेंट खत्म हो गए तो फिर वो क्या खाएंगे? कहीं वापस हम पर हमला तो नहीं करेंगे। उनके अंदर सुसाइडल जीन डाल दिया। जब तक वो पोल्यूशन है वो खाएंगे, जो ही पोल्यूशन खत्म करेंगे खुदकुशी होकर मर जाएंगे।
यही काम आपने पानी के साथ किया है। पानी के पोल्यूशन की एक बड़ी मिसाल ये है, समंदर के किनारे बहुत बड़े जहाज आकर लैंड करते हैं, बाज़ औक़ात ये ऑयल टैंकर्स कहलाते हैं, जिनके अंदर लाखों करोड़ों टन ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, खाम तेल जिसको कहते हैं, मोबिलाइल जैसा। जब ये जहाज क्रैश हो जाता है तो ये पानी में ऑयल शामिल हो जाता है, रेत में जज्ब हो जाता है, साहिल, ये पूरा इलाका लाइफ के लिए बिल्कुल खतरनाक हो जाता है। अब इधर से जो पानी में तेल मिक्स हुआ है, जो रेत में तेल जज्ब हुआ है, उसको कैसे साफ करें? इसके लिए भी बैक्टीरिया बनाए गए हैं, जेनेटिकली इंजीनियर। वो इस ऑयल को हफ्ते के अंदर खा के साफ सुथरा करेंगे आपके माहौल को। वो ऑयल खत्म होगा तो खुशी कर लेंगे, खत्म होगा तो आपके हवा को भी साफ करते हैं, आपके पानी को भी, आपकी ज़मीन को भी ये साफ, नीट एंड क्लीन एंड ओरिजिनल बना सकते हैं। ये भी इस्तेमाल है। सर ये आइस क्रिस्टल को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनके पास एंजाइम्स हैं, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाएंगे। एंटी फ्रॉस्ट, एक जो ऑयल को, पानी को लिक्विड बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, उनको कहते हैं फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया। जो लिक्विड को, सॉरी, क्रिस्टल को लिक्विड बनाए उनको कहते हैं फ्रॉस्ट, एंटी फ्रॉस्ट या फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया। क्योंकि पानी टेम्परेचर से होता है तो ये टेम्परेचर इन्हांस कर सकते हैं। टेम्परेचर इन्हांस करने के लिए मेटाबॉलिज्म को तेज करना है, मेटाबॉलिज्म को कम करो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस तरह से। इसके बाद है केमिकल प्रोडक्शन। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आपकी ज़रूरत के कई तरह के केमिकल्स बना सकते हैं। इन केमिकल्स में अल्कोहल ये बना सकते हैं, एसीटोन ये बना सकते हैं, सिट्रिक एसिड ये बना सकते हैं। सर इतने छोटे बैक्टीरियाज के पास इतना टेम्परेचर हो सकता है कि वो एक नहीं करेगा ना, बहुत सारे मिल के करेंगे, क्योंकि पहले इनकी आबादी बढ़ेगी बैक्टीरिया की, तो वो सारे मेटाबॉलिज्म करेंगे तो बन जाएगा। और वो क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा नहीं बने, एक सेल है, सेल के अंदर कितने क्रिस्टल बने उनको कर सकते। इसी तरह फिनाइल एलनिन, इस तरह के कई केमिकल्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इंसान की ज़रूरत के हैं। तो ये बैक्टीरिया आपके कितने मददगार हैं, आपकी तरह तरह की इंडस्ट्रीज में आपके काम आ रहे हैं, माइनिंग में काम आ रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री में काम आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम आ रहे हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम आ रहे हैं, डेयरी इंडस्ट्री में काम आ रहे हैं, और इसके साथ साथ इधर। तो ये है इनका गेन वाला मामला, या इनसे फायदा जो हम उठा सकते हैं वो। अब इसके बाद है इनसे नुकसान।